जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। फ्रेंड्स, एचपीएलसी आप ऑपरेट करते हैं, डेफिनेटली उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होता है और उसके बाद सारा सिस्टम पूरी मशीन को ऑपरेट करने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पता है जो भी आप ऑपरेशन करते हैं, जो क्रोमोडोग्राम्स आपके होते हैं उनको आप इंटीग्रेट करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी बेस करेगी कि इंटीग्रेशन के हवाले से, बेसिकली इंटीग्रेशन है क्या, और इसके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि आपको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स सामने रखने चाहिए जब भी आप एचपीएलसी पे इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन बहुत क्रिटिकल और सेंसिटिव एरिया है जिससे आप आपसे अक्सर ऑडिट में आपको जवाब देना पड़ जाता है। देखिए, इंटीग्रेशन जो है, आप जो भी एचपीएलसी पर एनालिसिस करते हैं, जो आपके क्रोनोग्राम रन चलते हैं और उसके बाद जो रिकॉर्ड में सेव हो जाते हैं, उनको डेफिनेटली आप इंटीग्रेट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं। ये एक प्रोसेस है, एक तरतीब है कि किसी भी क्रोमोटोग्राम को डायरेक्ट जो आपका एचपीएलसी पर रन चल गया वो ऑटोमेटिकली बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, उसके लिए एक क्राइटेरिया ऑटोमेटिक सिस्टम भी मौजूद होता है, लेकिन इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जो क्रोमोटोग्राम बनता है, फिर आप उसको पोस्ट रन में जाके जो उसका इंटीग्रेशन का एरिया होता है वहाँ पे जाके आप उसको इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद फिर इसको प्रोसेस करवा के प्रिंट लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वाइज वेरी भी करता है, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है। इंटीग्रेशन में बेसिकली आप करते क्या है कि इंटीग्रेशन के अंदर आप देखते हैं कि जो आपका क्रोमोटोग्राम चला है, जो एक रन आपका चला, उसमें आप पीक एरिया, रिटेंशन टाइप, पीक की हाइट्स क्या आती, इनको आप एक प्रोसेस के तहत कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम इंटीग्रेशन का फिनोमेना कहते हैं। इससे आप चेक करते हैं कि आपके क्रोमोटोग्राम में क्या था और क्या आया और कैसा आया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के अंदर आ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंटीग्रेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको लाजमी जहन में रखने चाहिए। इसी क्रोमोटोग्राम को इंटीग्रेट करने के बाद फिर आप प्रोसेस करते हैं और फिर प्रिंट लेते हैं। अच्छा, एक बात सबसे याद रखिएगा, ड्यूरिंग इंटीग्रेशन जब भी आप, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लैंक लगाया, एक फिर स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट लगाए, फिर आपके 8 10 12 जितने भी सैंपल है, याद रखिए कि एक क्रोमोटोग्राम को आप हमेशा इंटीग्रेट करते हैं, हर क्रोमोटोग्राम को नहीं। एक जो आपकी सीक्वेंस फाइल है, सीक्वेंस फाइल को मैंने आपको बताया था क्या होती है कि आप सिस्टम को कमांड देते हैं, जितने नंबर ऑफ बैचेस आपके एनालिसिस होते हैं, एक बैच प्रोफाइल बनाते हैं और उसके तहत सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता है, जिसको हम सीक्वेंस फाइल कहते हैं। एक होती है मेथड फाइल। मेथड फाइल क्या होती है, जो आपका टेस्टिंग पैरामीटर्स होते हैं वो उसके अंदर सेट होते हैं सिस्टम के अंदर, उसको हम मेथड फाइल कहते हैं। इसी तरह एक इंस्ट्रूमेंट फाइल भी होती है, इसी तरह एक प्रोसेस फाइल भी होती है सॉफ्टवेयर के अंदर। सारी ये एचपीएलसी के सॉफ्टवेयर की बातें हैं और उससे रिलेट और साथ साथ इंटीग्रेशन का जो फिनोमेना है। तो ये सारी फाइल्स होती है, इनको बड़ा केयरफुली आपको हैंडल करना होता है। जब भी आप इंटीग्रेशन करें, याद रखिएगा मेरी बात, कि एक क्रोमोटोग्राम को अगर एक सीक्वेंस चलाई तो एक क्रोमोटोग्राम को इंटीग्रेट करेंगे और प्रोसेस हर क्रोमोटोग्राम को करते हैं। इंटीग्रेशन बार बार नहीं करते, मेरी बात याद रखिए। अगर आप अपने एक स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट लगाएं और आप पांचों को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक बिल्कुल लूज वैल्यू वाली ऑपरेशन हो जाएगी। हमेशा एक क्रोमोटोग्राम को इंटीग्रेट करते हैं और उसी के तहत सारे क्रोमोटोग्राम को प्रोसेस किया जाता है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। हर क्रोमोटोग्राम को इंटीग्रेट नहीं करते, क्योंकि इंटीग्रेट में आप क्या बेसिकली चेक कर रहे होते हैं कि आपको जो पीक आई उसका एरिया कहाँ है, किस जगह पे आया, पीक का रिटेंशन क्या, टाइम क्या था, वो एक बार सेट होता है। ठीक है, और उसी के तहत पे सबको प्रोसेस किया जाता है। अब आप हर एक को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाती है, कि आपकी पीक की श्योरिटी कम हो जाएगी कि पीक कहाँ थी क्या नहीं था। इसलिए एक बार इंटीग्रेट करते हैं और प्रोसेस हर क्रोमोटोग्राम करते हैं प्रिंट लेने के लिए, ताकि उस पर नेमिंग आ जाए, रिटेंशन टाइम मेंशन हो जाए। ये सारी चीजें इंटीग्रेशन में आती है। अच्छा, एक और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो जब भी आप इंटीग्रेशन करें किसी भी क्रोमोटोग्राम, तो कभी भी आपने किसी भी क्रोमोटोग्राम को ओवरराइट नहीं करना। अगर आप ओवरराइट कर देंगे तो आपका पीछे वाला डेटा चला जाएगा और क्या कहते हैं, ऑडिट ट्रेल में ये आ जाएगा कि इस क्रोमोटोग्राम को ओवरराइट किया गया। आपका एक्स डेटा, इससे पहले जिसने एक्टिविटी की हुई है, इससे पहले जो आपने एक्टिविटी की है, वो डेटा ओवरराइट आ जाएगा, वो गायब हो जाएगा। तो ये गलत प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि जो भी आपके पास हार्ड कॉपी होती है वो सॉफ्टवेयर में मौजूद होना जरूरी है, लाजमी 110%। अगर आपके पास किसी क्रोमोटोग्राम की आरएसडी की वैल्यू है या कोई भी क्रोमोटोग्राम विद डेट नेम मौजूद है, अगर वो सॉफ्टवेयर में नहीं है तो वो फेक है, वो एक्सेप्टेड नहीं है। इसलिए किसी भी क्रोमोटोग्राम को, किसी भी डॉक्यूमेंट को एचपीएलसी के सॉफ्टवेयर में ओवरराइट नहीं करते। हमेशा अगर आपने आगे जाना है तो एडिट के फिनोमेना से आप जाते हैं।
हमेशा एडिट करके जाते हैं और न्यू नेम और डेट से आप उसको सेव कर देते हैं, सेव एज करते हैं। ओवरराइट कभी भी नहीं करना, आपका पहले वाला डेटा वैनिश हो जाएगा, चला जाएगा। नंबर 2। अच्छा, नंबर 3 बात ये कि जब भी आप HPLC पे इंटीग्रेशन करें तो याद रखिए किसी जो आपका एक टेम्पलेट्स होता है क्रोमोटोग्राम का, कि कहाँ नेम है, कंपनी नेम कहाँ आ रहा है, कहाँ स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, कहाँ नहीं है, इस टेम्पलेट्स को कभी भी आप ओवरराइट नहीं करते, इस टेम्पलेट को भी आप नहीं छेड़ दे। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, HPLC के अंदर हर ऑप्शन मौजूद होता है क्रोमोटोग्राम के साथ कुछ भी करने का, यानी आप हर तरह की एक्टिविटीज के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन अलाउ नहीं होती है। राइट्स डिफाइन होते हैं और उसके तहत आप काम कर रहे होते हैं। अगर आप एडमिन की आईडी से, तो आप हर चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि ये चीज आ जाती है मैनिपुलेशन में। तो HPLC के अंदर चौथी बात यह है कि कभी भी आपने किसी भी टेम्पलेट को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। जो टेम्पलेट एक बार सेट हो जाता है उसी टेम्पलेट्स को आप ले रहे होते हैं, कभी उसको ओवरराइड उसको भी नहीं करते कि उसका डेटा उठा के वहां कॉपी पेस्ट कर दिया। ये गलत प्रैक्टिस होती है, ये फेक डॉक्यूमेंट कहलाता है। नंबर 5वीं बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट को आपने, किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को, किसी भी एरिया को आपने HPLC के अंदर मैनिपुलेट नहीं करना होता है। ये ऑप्शन होते हैं, लेकिन ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। अगर आप किसी जगह पे मैनिपुलेट करते हैं तो बहुत बड़ा ब्लेंडर अकाउंट होगा, यानी आपकी कंपनी के, आपका एरिया का, आपके डिपार्टमेंट, आपकी क्वालिटी सील हो सकती है। अगर किसी भी HPLC के अंदर एनालिसिस में जिसकी बेस पे आप ड्रग आपकी मार्केट पे जा रहे हैं, ड्रग की प्योरिटी आप बता रहे, ड्रग की पोटेंसी आप बता रहे कितने % प्योर है, अगर उसमें आपने मैनिपुलेशन की हुई, एडजस्टमेंट की हुई है, तो वो हाईली क्रूशल वैल्यू होगी, हाईली कंसिडर किया जाएगा कि वेरी फेक डेटा है और आपका ऑपरेशन फेल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब भी आप HPLC पे काम करें तो इन चीज़ों को देखते हुए हमेशा इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, कभी उसमें आप हैकी बेकी नहीं करें। अगर आप HPLC के सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहे हैं और इंटीग्रेशन नहीं करते, सही तरीके से नहीं करते हैं और जैसे मर्जी आप कर रहे हैं, तो गलत प्रैक्टिस है। अच्छा, 2 बातें और भी यहाँ पे कह दूँ कि जब भी HPLC पे आप काम करते हैं, याद रखिएगा आपकी आईडी डिफाइन होनी चाहिए। आपका इंस्ट्रूमेंट कंप्लायंस पे जब भी कंसीडर होता है, वरना आपका इंस्ट्रूमेंट फेल है अगर आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर पे हर एनालिस्ट की आईडी डिफाइन नहीं है, अगर वो अपनी आईडी से लॉगिन नहीं होता। यानी आपने HPLC का सॉफ्टवेयर खोला और कोई भी उसको यूज कर सकता है, तो विदाउट आईडी, तो इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर फेल है, ऑडिट में 100% फेल है, वो कंप्लायंस में नहीं आएगा, वो एक्सेप्टेड नहीं है। जब भी HPLC का सॉफ्टवेयर वही एक्सेप्टेड होता है जिसमें आपके लोगों की आईडी डिफाइन हो। कोई भी एनालिस्ट काम करेगा अपनी आईडी से काम करेगा, ताकि ट्रेसिबिलिटी रहे कि किस शख्स ने क्या काम किया था, तब वो, ताकि उस अपने वो सर्कल के अंदर काम करे, इसीलिए आईडी बनाई जाती है ताकि उसकी ट्रेसिबिलिटी रहे, ठीक है। एक और बात और कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेथड फाइल बने होते हैं, प्रोसेस फाइल जो होती है जब आप इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये प्रोसेस फाइल की टर्मिनोलॉजी डिफरेंट सॉफ्टवेयर पर डिफरेंट हो सकती है। मैं आपको एम्पावर के सॉफ्टवेयर की बता रहा हूँ, जो वाटर का ब्रांड, उसमें एम्पावर 3 का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके लिहाज से बता रहा हूँ कि उस पर जो प्रोसेस फाइल होती है उसको भी आप बार बार क्रिएट नहीं करते। याद रखिएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट को, चाहे आपकी मेथड फाइल हो, प्रोसेस फाइल हो या इंस्ट्रूमेंट फाइल हो, ये वो फाइल है जो आपको HPLC ऑपरेशन में काम आती है। इनको कभी भी बार बार क्रिएट नहीं करते, मेरी बात हमेशा याद रखिए। वन टाइम ये प्रोसेस फाइल क्रिएट होती है और उसी को आप हर इंटीग्रेशन में अप्लाई करते हैं, एक बार पिक करते हैं, बार बार मेथड फाइल की, सॉफ्टवेयर फाइल की क्रिएशन नहीं करते। लास्ट में एक और बात, जो आपका मेथड फाइल होती है जिसमें सारे पैरामीटर्स होते हैं जो HPLC जो प्रोडक्ट एनालाइज करते हैं, कि उसका वेवलेंथ क्या होगा, फ्लो रेट क्या होगा, लैम्डा मैक्स क्या होगा, रिटेंशन टाइम क्या होगा, उसके अंदर सारे पैरामीटर डिफाइन होते हैं। उसके तहत इंस्ट्रूमेंट चलता है और उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए सीक्वेंस से आप कमांड देते हैं। तो मेथड फाइल भी कभी भी बार बार क्रिएट नहीं करते। ये भी वर्स्ट प्रैक्टिस देखी गई है, जिनको सॉफ्टवेयर से अवेयरनेस नहीं होती, तो वो मेथड फाइल को भी जब भी एनालिसिस करने आ रहे हो तो न्यू मेथड फाइल क्रिएट कर देते हैं। तो इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। अगर आप फोलिक एसिड या किसी भी एक कंपाउंड की एनालिसिस कर रहे हैं तो उसकी वन टाइम मेथड फाइल क्रिएट होगी और हमेशा उसी मेथड फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे अपनी सीक्वेंस फाइल में, अपनी बैच एनालिसिस में। जब भी आप बैच एनालिसिस करते हैं HPLC पे, तो वन टाइम आपकी मेथड फाइल क्रिएट होती है, वन टाइम आपकी इंस्ट्रूमेंट फाइल क्रिएट होती है, सीक्वेंस फाइल आप बार बार बनाते हैं क्योंकि वो नया डेटा आप सेव कर रहे होते हैं, और आपकी प्रोसेस फाइल भी वन टाइम क्रिएट होती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स है जो इंटीग्रेशन के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से, कि आपको क्या क्या केयर करनी चाहिए। अगर मैं HPLC के सॉफ्टवेयर की पोजीशन पे हूँ
तो मैं आपको इसको और अच्छे तरीके से बता दूँ सॉफ्टवेयर के अंदर जाके कि आपको क्या क्या केयर करनी होती है। अभी क्लोज करते वीडियो को, यहाँ पे आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।